हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस बेसिकली क्या है? रेजोनेंस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ वन मॉलिक्यूल और एन आयन। एक मॉलिक्यूल या एक आयन का एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना, विच आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन द लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड और लोन पेयर। So resonance is basically a concept of existence of a molecule or an ion in more than one form which are different from one another in the location of a pi bond or a lone pair. It can also be defined as the delocalization of pi bonded electron or lone pairs. ठीक है? So for example हम बात करते हैं resonance की। जैसा कि मैंने डिफाइन किया, रेजोनेंस क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। जैसे कई सारे मॉलिक्यूल आप लोगों ने देखे होंगे ड्यूरिंग योर स्टडी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। मान लीजिए हम इस एसीटेट आयन की बात करते हैं, तो एसीटेट आयन के दो फॉर्म्स होते हैं या दो स्ट्रक्चर्स में इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में सिमिलैरिटी है दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों में एटम्स की लोकेशन, दोनों में सिग्मा बॉन्ड्स की लोकेशन। मगर आप देखिए चेंज क्या हो रहा है। ये जो पाई बॉन्ड है यहां पर, ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, लोकेशन पाई बॉन्ड की चेंज हो जा रही है। यहां पर अगर हम देखें, ऑक्सीजन पर 3 लोन पेयर्स हैं, यहां ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर्स हैं, और इसमें अगर हम देखें ऑक्सीजन पर 3 लोन पेयर्स हैं और यहां ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर्स है। तो जो लोन पेयर्स की लोकेशन है वो भी चेंज हो जा रही है। सो रेजोनेंस जैसे कि मैंने डिफाइन किया, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए मॉलिक्यूल और एन आयन इन विच पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स कैन चेंज देयर पोजीशन। ओके, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर्स, राइट? देयर आर मेनी अदर मॉलिक्यूल्स और आयंस इन विच this concept of resonance may exist. For example, very common example is benzene. बेंजीन में अगर हम देखें तो इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है जिसमें पाई बॉन्ड की जो लोकेशन है वो चेंज होती है। यहां अगर हम देखें, जो पाई बॉन्ड की लोकेशन है वो इन तीनों कार्बन एटम्स के बीच में, 1-2 के बीच में, 3-4 के बीच में और 5-6 के बीच में, जबकि दूसरे स्ट्रक्चर में जो लोकेशन पाई बॉन्ड की है वो चेंज हो जा रही है। यहां पर हम देखें, जो पाई बॉन्ड की लोकेशन है 2-3 में है, 4-5 में है और 1-6 में है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या कहलाएंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ बेंजीन इन दीज 2 फॉर्म्स इज नॉन एज रेजोनेंस। Okay, there may be many more examples. One more example we are discussing, ठीक है, कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन के लिए अगर हम बात करें, देयर एग्जिस्ट 1 पाई बॉन्ड और 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं जिन पर लोन पेयर्स रहते हैं 3, और इस वजह से इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो इफ वी टॉक अबाउट सम अदर फॉर्म्स इन विच कार्बोनेट कैन बी रिप्रेजेंटेड, तो यहां पर हम देखें जो पाई बॉन्ड की लोकेशन है वो चेंज होकर के राइट में आ जाए, ये इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। और ऐसा भी हम बना सकते हैं जिसमें जो पाई बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड की लोकेशन है वो लेफ्ट में आ जाए और इस तरीके से बन जाए। सो देयर आर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विच आर पॉसिबल। ठीक है, so what I mean to say is resonance is nothing but existence of molecules or ions in more than one form. These forms are different from one another in the location of pi bonds and lone pairs. ठीक है, so if we talk about the characteristics of resonance, first thing is, जो भी एटम्स रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं दे मस्ट बी प्लेनर। ठीक है, ऑल द एटम्स विच आर पार्ट ऑफ रेजोनेंस दे मस्ट बी प्लेनर। ठीक है, सो सारे एटम्स जो रेजोनेंस में पार्ट लेंगे, ठीक है, वो क्या होने चाहिए? दे शुड लाई इन वन प्लेन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द पोजीशन ऑफ atoms
will not change. Position of atoms fixed. Position of atoms क्या रहना चाहिए? फिक्स रहना चाहिए. ठीक है, यहां देखिए ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन की पोजीशन और कार्बन की पोजीशन फिक्स है. इनकी एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखें पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड फिक्स्ड. पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड फिक्स्ड. तो सिग्मा बॉन्ड की जो पोजीशन है इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा. तो वेरिएशन आएगा कहां? वेरिएशन आएगा किसमें? पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर. सो पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स कैन इंटरकन्वर्ट. एक पाई बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, एक लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर में कन्वर्ट हो सकता है, और एक लोन पेयर पाई में भी कन्वर्ट हो सकता है. सो पाई इंटू लोन पेयर इंटू पाई, पाई इंटू अनदर पाई एंड लोन पेयर इंटू अनदर लोन पेयर. बट इस प्रोसेस में सिग्मा बॉन्ड की और एटम्स की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. राइट, इसमें अगर हम देखें जो एटम्स रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं उनकी पोजीशन में कोई वेरिएशन नहीं है, और जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज इन द पोजीशन ऑफ लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड. जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको ऐसे डबल हेडेड एरो से सेपरेट किया जाता है, और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है. कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर दोनों हम कह सकते हैं. ठीक है, जो भी एटम्स रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं दे आर प्लेनर, और हर एक के पास या तो p ऑर्बिटल होना चाहिए या d ऑर्बिटल होना चाहिए, और ये p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होंगे. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं होंगे, प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, बट दे शुड रिमेन पैरेलल टू वन अनदर. सो एटम्स मस्ट हैव p orbitals और d orbitals parallel to one another. और जो भी डीलोकलाइजेशन होगा वो इन्हीं p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल्स में होता है. इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा से रिलेटेड है, जो कि रेजोनेंस इफेक्ट है वो पाई बॉन्ड से या p ऑर्बिटल से रिलेटेड है. ठीक है, तो p ऑर्बिटल्स और पैरेलल होने चाहिए या d ऑर्बिटल्स पैरेलल होने चाहिए, और ऐसे सिस्टम को कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी कहा जाता है. So conjugated system मतलब it's a cluster or a group of atoms bonded to each other in which resonance may occur. These type of atoms which are bonded to each other must remain in one plane, and they must have p orbitals or d orbital, either p orbital or d orbital, which are in unhybridized form, and they should remain parallel to one another. ओके, सो जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं. ठीक है, सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स डू नॉट कंप्लीटली एक्सप्लेन properties of molecule और आयन. ठीक है, ये सिर्फ बॉन्डिंग के रूल के बेसिस पर बने होते हैं. फॉर एग्जांपल जो हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले एसीटेट आयन से, तो ना ये लेफ्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ना राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पाता है. ये ऐसे डबल हेड एरो से सेपरेट होते हैं, इसका मतलब ये इंटरकन्वर्टिबल है, आपस में एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं. बट जो एक्चुअल स्ट्रक्चर रहता है वो इन दोनों का एवरेज स्ट्रक्चर रहता है, और जो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पाता है. और इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें एटम फिक्स हो गए, सिग्मा फिक्स हो गए, जो वेरी करेगा दैट विल बी व्हाट? पाई बॉन्ड. तो पार्शियली क्या होगा? पाई बॉन्ड की लोकेशन यहां भी है, यहां भी है, तो यहां पर भी पार्शियल पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा और यहां पर भी पार्शियल पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा. यहां पर नेगेटिव चार्ज है
और ऊपर भी है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी दोनों ऑक्सीजन एटम्स में शेयर्ड रहता है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब इट इज द एवरेज स्ट्रक्चर ऑफ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी, रेजोनेंस हाइब्रिड explains completely the properties of molecule और आयन। तो जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, जो एवरेज स्ट्रक्चर होगा, वही मॉलिक्यूल या आयन की प्रॉपर्टी को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पाता है, ठीक है। तो जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वही एक्चुअल है, और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो थ्योरेटिकल है या हाइपोथेटिकल है। एक्चुअली रेजोनेंस हाइब्रिड किसी भी बॉन्डिंग के रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, बॉन्डिंग के नॉर्म्स फॉलो नहीं करता। पार्शियल बॉन्ड का कोई मीनिंग नहीं है केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग, बट ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं बॉन्डिंग के रूल को फॉलो करते हैं। दे आर आइडियली, ठीक है, बेस्ड ऑन केमिकल बॉन्डिंग रूल्स, बट दे आर नॉट रियल स्ट्रक्चर्स, दे आर इमेजिनरी, हमारे बनाए हुए स्ट्रक्चर्स हैं, और दुनिया में जो एग्जिस्ट करते हैं वो एक्चुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ओके, तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स आर रियल, ठीक है, एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी। जरूरत क्या पड़ी, मतलब इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाने की, और ये फॉर्म एक्चुअल एग्जिस्ट करने की जरूरत क्या पड़ी? जहां पर भी चार्ज रहता है उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब होता है एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रॉन डिसिपेट हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है, डिस्पर्स हो जाते हैं या डीलोकलाइज हो जाते हैं, तो ज्यादा वॉल्यूम में चले जाते हैं, और ज्यादा वॉल्यूम में जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाती है, और एनर्जी के कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। नॉर्मल कंडीशंस में रेजोनेंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल को कम कर देता है और स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस इज बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल और आयन, ठीक है। सो मैं नॉर्मली इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एंटी एरोमेटिक सिस्टम में क्या होगा, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है। सो नॉर्मली रेजोनेंस डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल और आयन, और अगर ये मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है, सो नॉर्मली इट इंक्रीजेस स्टेबिलिटी, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन केमिस्ट्री। तो एंटी एरोमेटिक सिस्टम में रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती नहीं है, घट भी जाती है। सो नॉर्मल कंडीशंस में इट डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी, एंड इफ रेजोनेंस डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी इट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल और आयन। ओके, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मैंने 6 टाइप से क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिक में या इनऑर्गेनिक में या कहीं भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं वो इन 6 टाइप्स में लाई करते हैं, और जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं किस तरीके से ड्रॉ होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे, ठीक है, हार्डवर्क है, हम सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे, और देन आगे वाली क्लासेस में इन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी और उससे जुड़े हुए एस्पेक्ट्स, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एरोमेटिसिटी ऑफ द सिस्टम, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये टॉपिक मैं ये बोल सकता हूं कि केमिकल बॉन्डिंग का है, बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की ड्रॉइंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही बड़ी ढंग से बताई जाती है। तो हम एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, मैंने इसे 6 टाइप्स में क्लासिफाई किया है, ओके। तो हम सबसे पहले केस 1 या फर्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। केस 1, जो भी मॉलिक्यूल है उनमें अगर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो जो कि एक सिंगल बॉन्ड से या सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड हो, फिर जो नेक्स्ट एटम आ रहा है उसमें एक वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, ठीक है। एक बड़े सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। तो
तो यहां पर अगर हम देखें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH प्लस, ओके, यहां पर क्या है, एक पाई बॉन्ड है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है और फिर एक वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, देखिए कार्बन का जैसे कि हम बात कर चुके हैं आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं और यहां पर अगर अपन देखें तो नियर बाय इलेक्ट्रॉन जो भी बॉन्ड है उसका क्लोजर वाला इलेक्ट्रॉन ही काउंट होता है कार्बन के साथ में, तो फॉर्मल चार्ज इसका हो जाएगा प्लस, क्योंकि होने चाहिए 4 और टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है, इसलिए यहां पर एक ऑर्बिटल रहेगा जो p ऑर्बिटल फॉर्म में रहेगा, जो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा और इस p ऑर्बिटल की लोकेशन इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगी ऐसे, ओके। और इस कार्बन पर जो चार्ज रहेगा पॉजिटिव। यहां पर अगर हम देखें दोनों क्या है, पाई बॉन्डेड है और पाई बॉन्डेड है, तो इनको भी हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो ओवरलैपिंग रहेगी वो इस तरीके से रहेगी। तो यहां पर क्या है, 3 p ऑर्बिटल्स हैं, ये पहले 2 p ऑर्बिटल आपस में पाई बॉन्ड बना रहे हैं और ये p ऑर्बिटल वेकेंट है, खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। सो कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस जैसा हमने डिस्कस किया, एटम्स मस्ट लाई इन वन प्लेन, सारे एटम्स प्लेनर हैं, सारे सिग्मा बॉन्ड्स फिक्स्ड हैं, सारे एटम्स की पोजीशन फिक्स्ड है, p ऑर्बिटल्स सबके पास हैं, हर एक एटम के पास, ये सारे p ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। ऑल्दो दीज p ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट आपस में दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके। तो अगर ये पैरेलल है तो ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है। कैसे हो सकता है ये हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर अगर अपन बात करें इन p ऑर्बिटल्स में खाली है, ये जो p ऑर्बिटल्स है इनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपस में पाई बॉन्ड बना रहे हैं बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वीक होते हैं और पाई बॉन्ड्स वीक होने के कारण किसी डायरेक्शन में डिलोकलाइज हो सकते हैं। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर जो सेंटर वाला इस पर आ जाते हैं तो क्या होगा, जो सेंटर वाला कार्बन एटम है इस पर आ जाएगा लोन पेयर और जो टर्मिनल कार्बन एटम है इस पर रहेगा वेकेंट ऑर्बिटल, ओके। तो जो कॉर्नर वाला इधर लेफ्ट में है, क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके सेंटर वाले के पास आ जाएंगे, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, वेकेंट ऑर्बिटल। इससे सेंटर वाला जो कार्बन एटम है इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव और इस पर भी पॉजिटिव रहेगा। हालांकि ऐसा बनता नहीं है, बट आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये बताया है कि ऐसा ही हो सकता है। अब क्या होगा, जो लोन पेयर है इसके साथ ये आइदर राइट वाले कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है और लेफ्ट वाले कार्बन के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है। अगर ये लेफ्ट वाले के साथ बॉन्डिंग करता है तो वापस से वही स्ट्रक्चर बन जाएगा जो हमने देखा था, और अगर ये राइट कार्बन के साथ बॉन्डिंग करता है तो जो स्ट्रक्चर होगा इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करो आप, फर्स्ट और सेकेंड। जो पोजीशन है पाई बॉन्ड की वो यहां से चेंज हो गई, यहां आ गई, और जो वेकेंट ऑर्बिटल था 1 से 3 पर चला गया। ज्यादा आसान है, हम बार बार इस तरीके से बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे, दिखा भी नहीं पाएंगे बार बार से बॉन्डिंग में, इतना अनकंफर्टेबल रहेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना। तो ज्यादा आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। इस मॉलिक्यूल में जैसा कि हमने बोला कॉन्जुगेटेड है, देखने का तरीका है डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड सेपरेटेड बाय वेकेंट ऑर्बिटल। तो कार्बन पर जब भी प्लस रहेगा तो वेकेंट ऑर्बिटल होगा ही, ठीक है। तो इसके लिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी बनाएंगे सेपरेटेड बाय डबल हेडेड एरो, सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन फिक्स, एटम की पोजीशन फिक्स, वेरिएबल इज द पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड। लोन पेयर इसमें है नहीं, तो लोन पेयर की बात करने का कोई फायदा नहीं है। यहां पर अगर अपन बात करें, मार्किंग कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली, 1 जो कि प्लस चार्ज है जहां वेकेंट ऑर्बिटल है, 2 और 3 जहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है। जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो चार्ज है वो 1 से ले जाएंगे 3 पर। ध्यान दीजिएगा, रेजोनेंस इफेक्ट ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में या एक कार्बन छोड़ के एक कार्बन पे ट्रांसफर होता है।
ठीक है, 1 से थर्ड एटम पर जाता है, थर्ड से फिफ्थ पर जाता है, फिफ्थ से सेवेंथ पर जाता है, और जो पाई बॉन्ड की लोकेशन है वो 2 और 3, ये हो जाएगी 1 और 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एटम्स की पोजीशन फिक्स, सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन फिक्स, चेंज किया हुआ पाई बॉन्ड की पोजीशन। ठीक है, सो दिस इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें डीलोकलाइजेशन में एक से ज्यादा फॉर्म्स में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि हमने बात करी थी, ये दोनों ही फॉर्म मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा जो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगा, दैट विल बी रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने का तरीका देखिए, एटम्स को और सिग्मा बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट कर लें हम। एटम्स को और सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के बाद जो पाई बॉन्ड है ये पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 3 और पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट होगा 1 2 के बीच में। जहां जहां पाई बॉन्ड जा रहा है पार्शियली हम इसको बना दें। पॉजिटिव चार्ज 1 से 3 पर जा रहा है, तो 1 से 3 पर जा रहा है तो हम इसको इस तरह से बना दें डेल्टा डेल्टा प्लस। इसका मतलब चार्ज इस पर और इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और हम इन पर पार्शियल चार्जेस की तरह इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक और देखिए क्वेश्चन, बहुत सिंपल से क्वेश्चन को मैं एक बार और बता देता हूं आपको, फिर आप लोग कुछ क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करेंगे। जैसे हम इसकी बात करें, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन, और एक मैंने प्लस चार्ज लगा दिया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं। जो डबल बॉन्ड की लोकेशन है 2 3 से ये आ जाएगी 1 2 के बीच में, और जो प्लस चार्ज की लोकेशन है ये 1 से आ जाएगी 3 पर। ओके, ओके, तो मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, ये खुद से आप लोग अटेम्प्ट करें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डबल बॉन्ड की लोकेशन 1 2 प्लस यहां आ जाएगा। सिमिलरली हम इसे आगे भी ले आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो कॉन्जुगेशन है एक बन गया उसके बाद बात खत्म हो गई, आगे भी जा सकता है अगर सेम टाइप ऑफ सिस्टम है। जैसे कि हम यहां देखें 1 पे प्लस है और 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हम इसको और आगे भी बना सकते हैं। 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड और थर्ड पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में अगर अपन देखें इस तरीके से बना सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो जो लोकेशन है पाई बॉन्ड की वो 1 2 से हट करके 2 3 पर आ जाएगी, और इस तरीके से हम इसका, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर हमें हाइब्रिड बनाना हो तो हम इसके लिए हाइब्रिड ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में डिलोकलाइज कर रहा है, और जो चार्ज है वो 1 के और 3 के बीच में आ रहा है, इस तरह से। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं इस तरह से। पाई की जो लोकेशन है वो यहां आ जाएगी और प्लस यहां आ जाएगा। सो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड।
तो जो डबल बॉन्ड है वो 2 और 3 के बीच में आ गया और 1 पर प्लस आ गया। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बना सकते हैं। सो डेल्टा प्लस और यहां पर भी क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस। ठीक है, इसके लिए अगर अपन देखें तो काफी आसान से क्वेश्चंस हैं और सारे एक जैसे भी हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकते हैं। पाई बॉन्ड की लोकेशन 1 और 2 के बीच में आ जाएगी, ये प्लस चार्ज, और फिर और आगे भी हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पाई बॉन्ड की लोकेशन यहां आ जाएगी और ये प्लस यहां आ जाएगा। ओके, यहां पर अगर अपन देखें 7th क्वेश्चन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बना सकते हैं, प्लस चार्ज। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखें हम एक बेंजीन पर CH3 प्लस ग्रुप लगाया हुआ है। तो 6 क्वेश्चन के लिए अगर अपन बात करें तो ये जो CH2 प्लस है इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो, ये पोजीशन मेटा और ये पोजीशन पैरा कहलाती है। ऐसे में जब अपन इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो डबल बॉन्ड की लोकेशन है वो 1 2 हो जाएगी और जो प्लस की लोकेशन है वो 3 हो जाएगी। एक और हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पाई बॉन्ड की लोकेशन 1 2 हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज 3 पर आ जाएगा। ओके, सिमिलरली इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है जिसमें पाई बॉन्ड की लोकेशन और प्लस की लोकेशन चेंज हो जाएगी। एंड एक और फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके लिए हम ऐसे भी बना सकते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो इस मॉलिक्यूल के, इस आयन के लिए 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। ओके, और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अगर आप ध्यान से देखें तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑर्थो पर आ रहा है, फिर पैरा पर आ रहा है और फिर ऑर्थो पर आ रहा है। ठीक है, ऑर्थो से पैरा पर आ रहा है, फिर ऑर्थो पर आ रहा है और फिर फाइनली चला गया। लेकिन जो चार्ज है वो मेटा पर नहीं आ रहा है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बेंजीन रिंग में रेजोनेंस इफेक्ट केवल ऑर्थो और पैरा पर ही ट्रांसफर होता है, मेटा पर ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, सो इन बेंजीन रिंग द रेजोनेंस इफेक्ट is transferred only at ortho and para position but not at meta position। ठीक है, यहां पर हम इसका अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है वो CH2 प्लस ऑर्थो पर आएगा, फिर पैरा पर आएगा और फिर ऑर्थो पर आएगा। ठीक है, सो दिस विल बी द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ जो भी आयन मैंने दिया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आप लोगों को बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इस तरीके से बनाया हुआ है और इसके अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं तो जो चार्ज है वो 2 3 से हट करके 1 2 पर आ जाएगा और प्लस ऐसे हम 3 पर लगा देंगे। ओके, तो इसका अगर अपन हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यहां डेल्टा प्लस होगा और यहां भी डेल्टा प्लस होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, यहां पर मैंने जो लिया हुआ था दैट वाज CH2 डबल बॉन्ड CH एंड BH2। ओके, तो बोरॉन जो है यहां पर देखिए कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कार्बन हटा के मैंने बोरॉन ले लिया। बोरॉन जो है एटॉमिक नंबर 5 विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p
2p1। तो ग्राउंड स्टेट में तो ये बॉन्डिंग करता नहीं है, बॉन्डिंग करेगा किसमें? एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप करके अनपेयर्ड हो जाएगा और एक यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा। ठीक है, तो ये जो वेकेंट p ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। यहां पर अगर अपन बात करें BH2 की, तो BH2 में यहां पर देखिए 3 तो सिग्मा बॉन्ड्स हो गए और ये सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे किससे? sp2 से। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक s2p और एक p ऑर्बिटल इसका खाली रहता है, वेकेंट रहता है, और वो p ऑर्बिटल जो वेकेंट रहता है वो रेजोनेंस करने के काम में आता है। तो न्यूट्रल की कंडीशन में भी बोरॉन के पास एक वेकेंट p होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लस इज नॉट द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। The condition for resonance is a double bond is separated by a single bond and there should be an atom after that जिसके पास vacant p orbital हो। ठीक है, तो प्लस इज नॉट इंपॉर्टेंट, वेकेंट p ऑर्बिटल इज इंपॉर्टेंट। तो कार्बन के केस में तो जब प्लस आता है तो उसमें अपने आप वेकेंट ऑर्बिटल आ जाता है, बट बोरॉन के केस में या एल्यूमिनियम के केस में या थर्ड ग्रुप एटम्स के केस में जब ये न्यूट्रल रहेंगे तब इनके पास वेकेंट p ऑर्बिटल होगा। अब हम इसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो देखिए हम कैसे बना सकते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो जो पाई बॉन्ड की लोकेशन है 2-3 से उठ करके 1-2 पर आ जाएगी। ओके, और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब एक्चुअली पॉजिटिव मैंने क्यों लिखा? क्योंकि कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहां पर कितने बॉन्ड्स ये बना रहा है? 3 बॉन्ड्स बना रहा है, और 3 बॉन्ड्स बना रहा है तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1, 2 एंड 3, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज होगा। बोरॉन में आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन यहां नियर बाय इलेक्ट्रॉन है 4, इसलिए बोरॉन पर यहां रहेगा नेगेटिव चार्ज। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि कार्बन में हमने फ्लो में बना लिए सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कोई और एटम आ जाए बोरॉन एल्यूमिनियम, तो न्यूट्रल कंडीशन में अगर ये 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं और 3 बॉन्ड बना रहे हैं तो एक वेकेंट p ऑर्बिटल होगा, और ये हमारा केस 1 भी है, ए डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड सेपरेटेड बाय वेकेंट ऑर्बिटल। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या यहां रेजोनेंस होगा? यहां पर देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 है और चार्ज इस पर रहेगा नेगेटिव। दूसरी बात, ऑल 4 बॉन्ड्स आर ऑक्यूपाइड, तो अगर ऑल 4 बॉन्ड्स आर ऑक्यूपाइड देन यहां पर कोई वेकेंट p ऑर्बिटल नहीं है, और अगर वेकेंट p ऑर्बिटल नहीं है तो इसमें कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो अगर बोरॉन एल्यूमिनियम के केस में ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, कोई वेकेंट p ऑर्बिटल नहीं है, और बोरॉन के केस में क्योंकि वेकेंट p ऑर्बिटल नहीं है तो इसमें आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाना पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, राइट। I think we should also focus on the counting of lone pairs and charge on the atom, ठीक है, जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट किसी भी एटम के लिए उस पर चार्ज फॉर्मल क्या होगा और उस पर कितने लोन पेयर होंगे, या अगर वेकेंट ऑर्बिटल है तो कितने होंगे, इसका थोड़ा सा हम, ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं और उसके बाद हम आगे के जो केसेस हैं उन पर जाते हैं। ठीक है, सो बात यह है कि हम किसी भी एटम के लिए लोन पेयर या चार्ज कैलकुलेशन डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो भी हैलोजन ग्रुप्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, अस्टाटीन तो किसी मॉलिक्यूल में आपको मिलेगा नहीं। तो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, यहां अगर अपन देखें ये ग्रुप 7 है और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स ये होते हैं 7। ठीक है, तो सब में आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। अब अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं किसी मॉलिक्यूल में, अगर मान लीजिए HF है, तो यहां पर ये न्यूट्रल कंडीशन में, अगर ये न्यूट्रल कंडीशन में है तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर, ठीक है, नियर बाई होने चाहिए। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली बात, ये सारे इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड हैं, लोन पेयर्स हैं, और ये फ्लोरीन की खुद की प्रॉपर्टी है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है,
इनमें से एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ काउंट होगा जब हम चार्ज बताएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 एंड 7, होने भी 7 चाहिए, इसलिए फ्लोरीन न्यूट्रल है। अगर ऑक्टेट की बात करें तो फिर हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं, लेकिन फॉर्मल चार्ज की बात करें तो बॉन्ड का एक ही इलेक्ट्रॉन एटम के साथ जोड़ा जाता है। तो यहां फ्लोरीन के लिए टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूट्रल कंडीशन में होगा। लेकिन अगर ऐसे लिखा जाए, अब ये सारे लोन पेयर्स हैं और ये पूरी फ्लोरीन की प्रॉपर्टी है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसलिए फ्लोरीन पर चार्ज रहेगा नेगेटिव। अब मान लीजिए कि ऐसे आपको दिया जाए क्लोरीन और यहां पे माइनस बना दें, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन पर होंगे? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो चार्ज हो जाएगा नेगेटिव और 4 लोन पेयर रहेंगे। लेकिन अगर ऐसे दिया जाए Cl+, इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन हम कम कर दें और 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दें तो टोटल 6 हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर रहेंगे 3। जैसे फॉर एग्जांपल दिया जाए आपको Br+, और Br+ में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में होने चाहिए और 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 3 लोन पेयर्स यहां पे हमें मिलेंगे। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली की। ऑक्सीजन फैमिली में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, सल्फर, सेलेनियम। नाइट्रोजन फैमिली में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, फास्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक। इसके बाद है कार्बन, जैसे कि हम बनाते ही हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, सिलिकॉन। इसके पहले होते हैं बोरॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। तो गैलियम, इंडियम, थेलियम काम में नहीं आते। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड, तो टिन लेड और जर्मेनियम काम में नहीं आते हैं। तो ये काम में आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, बड़े फ्रीक्वेंटली ये एटम्स दिए जाते हैं, तो पहले हम इन पर बातचीत करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी, बिस्मथ। एंटीमनी, बिस्मथ काम में नहीं आएंगे। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। टेलुरियम, पोलोनियम काम में नहीं आएंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टाटीन। अस्टाटीन काम में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मैं एक एक करके बताता हूं आपको किस तरीके से हम चार्ज और लोन पेयर काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया जाए OH नेगेटिव। OH नेगेटिव मतलब माइनस चार्ज है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है मतलब यहां पर अगर अपन देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7, 6 तो होने ही चाहिए, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 3 रहेंगे इस पर लोन पेयर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए NH3, तो NH3 अगर अपन देखें न्यूट्रल कंडीशन। न्यूट्रल कंडीशन मतलब टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए नाइट्रोजन में और इसमें आ भी कितने रहे? 5, ठीक है। तो एक ही लोन पेयर रहेगा। लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाए NH नेगेटिव, NH नेगेटिव मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो NH नेगेटिव हम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। NH2 नेगेटिव या NH2 नेगेटिव ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो अगर ये 2 नेगेटिव है तो टोटल इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे 7, तो 3 लोन पेयर इस पर हो जाएंगे, 1 2 3 और एक ये 7। NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव में अगर अपन देखें नाइट्रोजन के पास पहले से 2 H प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन तो यही हो गए। माइनस चार्ज है मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में मतलब 5 पहले ही होते हैं, 5th ग्रुप है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से 6 हो जाएंगे। तो 2 तो हम ये काउंट करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और यहां पर काउंट होगी। तो NH2 नेगेटिव में क्या रहेंगे? 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए SH नेगेटिव, सल्फर 6 ग्रुप है, 6 ग्रुप है तो क्या होगा? यहां पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से टोटल इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएंगे, 3 तो लोन पेयर हो गई और एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम काउंट करेंगे, ठीक है। अब उल्टा क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए कि ये दिया जाए, तो यहां आपको बताना है कि ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर है। 6 ग्रुप है, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 2, ठीक है, और 6 ग्रुप है तो 2 और यहां पर लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, होने भी वही चाहिए क्योंकि न्यूट्रल है। तो यहां पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर हो जाएंगे 2, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करते हैं CH3OH की, तो ऑक्सीजन पे कितना? न्यूट्रल है 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 4 5 और 6, तो 2 लोन पेयर ऑक्सीजन पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं
N ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड N, ठीक है। और मैं यहां पे लोन पेयर्स बना देता हूं। अब आपको बताना है चार्ज क्या है। नाइट्रोजन में अगर देखें 2, 4, 5 एंड 6, दो तो लोन पेयर हो गए तो 4 इलेक्ट्रॉन, और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड में से आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 5, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली यहां देखें 2, 4, 5 एंड 6, तो होने चाहिए 5, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया नेगेटिव चार्ज। यहां पर अगर अपन देखें 2 और 2, यहां पे 4 होने चाहिए 5, एक कम है, 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। भाई सेंटर वाले नाइट्रोजन के लिए नियर बाय इलेक्ट्रॉन केवल 4 है, क्योंकि 4 बॉन्ड्स हैं, और 4 बॉन्ड जहां भी होंगे हम नाइट्रोजन की तरफ एक ही इलेक्ट्रॉन लेंगे, बॉन्ड से एक ही इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया जाए CH2+, इस तरीके से, या CH3+, तो कार्बन में टोटल बॉन्ड्स हैं 3, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3, ठीक है। होने कितने चाहिए 4, ग्रुप 4 एलिमेंट है, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो एक बार आप ये देख लीजिए, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं जिसमें आपको फॉर्मल चार्ज और लोन पेयर काउंट करने होंगे, ठीक है। एक बार देख लीजिए। ओके, तो इन क्वेश्चंस में जो अंडरलाइंड एटम्स हैं, इनसे आपको, इन पर आपको जो फॉर्मल चार्ज है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो काफी बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं ये सोच करके पढ़ाता हूं कि आपको पहले से कुछ नहीं आता है। एक बार हम ये कंप्लीट कर लें तो फिर हम अपनी स्पीड काफी तेजी से बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों को आता है, थोड़ा सा फास्ट आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। जैसे कि हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में बोरॉन पर 3 यहां पर एटम्स के साथ बॉन्डिंग हो रहा है, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स इससे 3 आ रहे हैं, ठीक है। होने भी 3 चाहिए, और है भी 3, थर्ड ग्रुप है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। 0 चार्ज होगा, मेंशन भी नहीं करेंगे हम। ऑक्सीजन में होने चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर से 6 तो यही हो गए, और एक बॉन्ड से आ रहा है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से नेगेटिव चार्ज होगा। नाइट्रोजन पर हम अगर देखें होने चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन, 5th ग्रुप एलिमेंट है, 2 तो हो गए लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन तो यही हो गए, और 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, तो इस पर चार्ज रहेगा नेगेटिव, ऐसे माइनस करके हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बोरॉन में अगर अपन यहां देखें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए, और 4 होने के कारण एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया क्योंकि ग्रुप नंबर 3 है, और इसीलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहां पर 4, होने चाहिए 5, एक कम है, इसलिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सल्फर ग्रुप नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 6, टोटल इलेक्ट्रॉन यहां पर 7 हो जाएंगे, 3 लोन पेयर से और एक बॉन्ड से, और इस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 है, टोटल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 5, 4 तो लोन पेयर से ही हो गए, एक 5 और एक 6,
तो एक चार्ज आ जाएगा इस पर नेगेटिव। ठीक है, यहां पर अगर अपन एल्यूमिनियम में देखें, ग्रुप नंबर 3 है, टोटल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 3, बॉन्ड से आ कितने रहे हैं 4, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो चार्ज इस पर आ जाएगा नेगेटिव। राइट, ओके। तो अब मैं रिवर्स क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं चार्ज मेंशन करूंगा, आप लोगों को ये बताना है कि जो एटम पर चार्ज मेंशन्ड है उस पर टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। 8 हो जाएंगे तो एक ही एटम है, सारे लोन पेयर्स के फॉर्म में ही रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर जो ऑक्सीजन पर होंगे 4 होंगे। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 7 हो जाएंगे, 6 लोन पेयर के फॉर्म में होंगे, 3 लोन पेयर्स रहेंगी और एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आएगा। ठीक है, यहां पर अगर अपन देखें बोरॉन BH4, BH4 में नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, आ ही रहा है, बिना लोन पेयर के ही आ जाएगा। ठीक है, तो सारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं यहां पर, ठीक है, उनमें बोरॉन का कंट्रीब्यूशन 4 बॉन्ड्स हैं, बोरॉन के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स 4 मानेंगे और इसी से नेगेटिव चार्ज होगा। यहां बोरॉन पर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, NH4+। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 होने चाहिए, ग्रुप नंबर तो 5 है, यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स नियर बाई 4 आ रहे हैं और चार्ज इस पर आ जाएगा प्लस। नाइट्रोजन पर कोई लोन पेयर नहीं होगा। नाइट्रोजन पर यहां देखें न्यूट्रल है, 5th क्वेश्चन में न्यूट्रल है, 3 तो आ गए यहां पर शेयर्ड से, तो एक लोन पेयर यहां प्रेजेंट रहेगा। इस वाले राइट वाले नाइट्रोजन की बात करें, नेगेटिव चार्ज है तो टोटल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 6, तो 2 तो आ गए यहां पर लोन पेयर से, मतलब टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन और 2 शेयर्ड से आ जाएंगे, टोटल 6 हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो राइट वाले पर 2 लोन पेयर अवेलेबल होंगे। ऑक्सीजन यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, होने कितने चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 तो यहां शेयर्ड से ही आ गए और एक यहां पर रहेगा लोन पेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, सिमिलरली यहां पर भी प्लस आ रहा है, तो होने कितने चाहिए होने चाहिए 5, 3 तो यहां शेयर्ड से आ गए और एक यहां पर आ जाएगा लोन पेयर से। काफी बेसिक एक्सरसाइज आज हम लोगों ने करी। हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो भी रेजोनेंस है वो क्या है। रेजोनेंस इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए मॉलिक्यूल इन मोर देन वन फॉर्म and these forms are different only in the location of pi bonds or lone pairs. It is basically a concept of delocalization of electron and such type of delocalization generally impart stability to the molecule. ठीक है, because they decrease the potential energy. चार्ज का जहां पर भी चार्ज डिलोकलाइज या डिस्पर्स होता है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है और इससे पोटेंशियल एनर्जी कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, एटम्स की पोजीशन फिक्स, सिग्मा फिक्स, पाई बॉन्ड और लोन पेयर मूव करते हैं। इससे पाई बॉन्ड और लोन पेयर मूव करने से चार्ज हमने देखा कि कैसे हम एटम्स पर फॉर्मल चार्ज लिख सकते हैं, या उल्टा हमने देखा फॉर्मल चार्ज पता है तो लोन पेयर कैसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रेजोनेंस के डिस्कस किए और इसमें हमने देखा कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कभी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को या आयन की प्रॉपर्टी को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। जो कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हैं वो होते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड कैसे बनाना है ये हमने डिस्कस किया। हमने
जो भी अपना नॉलेज है उसके बेसिस पर रेजोनेंस को 6 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। उसमें से फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वेकेंट ऑर्बिटल, और इसके बेसिस पर कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ भी किए और साथ में हमने उनके हाइब्रिड भी बनाए। आने वाली क्लासेस में वी विल डिस्कस अदर केसेस जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। ऑल अदर 5 केसेस वी विल डिस्कस वन बाय वन। इन द मीन टाइम हमने फॉर्मल चार्ज और लोन पेयर्स कैसे काउंट करना है ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ओके, सो नेक्स्ट क्लास इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम कर रहे हैं अभी। हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत कर ले रहे हैं जिससे कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बना पाएं। ओके, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, ठीक है, IIT JEE या JEE मेंस या कोई और भी, उनमें आपको ड्राइंग नहीं आएगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, बट अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंट रहेंगे आप लोग। जो भी लोन पेयर्स के चार्ज की पोजीशन के बारे में आप लोग बड़ी आसानी से बता पाएंगे, जिससे हम आगे का जो डिस्कशन है वो काफी इजीली कर पाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।